नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में सियासी जंग का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का नारा भी दिया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव में वे कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में कामयाब होगी और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। सियासी जंग का ऐलान, 7 और 17 चरण में होंगे मतदान। कांग्रेस का नारा, अब की बार 70 पार। बीजेपी का इरादा, कांग्रेस की ना हो सत्ता। छत्तीसगढ़ की सत्ता के लिए जंग का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। पहले चरण में 7 नवंबर को बस्तर संभाग की 12 सीटें, राजनांदगांव, मोहल्ला, मानपुर और खैरागढ़ जिले की 6 सीटों के साथ ही कबीरधाम जिले की 2 सीटों के लिए मतदान होगा। यानी पहले चरण में कुल 20 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को बाकी बचे 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वे चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव में 75 से ज्यादा सीट जीतकर वो फिर से राज्य में सरकार बनाएंगी। लोकतंत्र में इलेक्शन को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता और द्वि पार्टी चुनाव हमेशा छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक। और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी राज्य की चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और इस चुनाव में प्रदेश की जनता राज्य की मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। अभी चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र इस पर्व को। देखिए, ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लोकतंत्र में किसी भी विषय पे हर पार्टी को अपना अधिकार है बोलने का। पूर्ण रूपेण से इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। कोई विधायक या कोई दल ऐसा नहीं बचा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। प्रधानमंत्री की जितनी गरीब कल्याण योजनाएं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसका उदाहरण हमारा पार्टी का जो वर्कर्स गांव गली गली गौशाला जैसे में इन्होंने पैसा खाया है, तो इसलिए वो बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका निर्णय वहाँ की जनता करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आप और बीएसपी जैसी पार्टियों ने भी राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। राज्य में यूं तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहना है, लेकिन इस चुनाव में बसपा और आप समेत कुछ अन्य पार्टियां भी ताकत आजमा रही हैं। राज्य की दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सियासी भाग्य का फैसला करने मतदाता अभी अपना मन बना रहे हैं। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि मतदाताओं के मन को किस दल ने जीता। न्यूज आवर के लिए डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो इससे पहले कि हम चुनाव पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले
हम आपको बता दें कि आज भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के जो चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मतदान 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, मतगणना 3 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ में मतदान 7 और 17 नवंबर को, मतगणना 3 दिसंबर को। मतदान राजस्थान में तो ये थे मतगणना की बातें और मतदान के तारीखों का ऐलान जो हुआ है उसकी बातें। आज हम छत्तीसगढ़ में चुनाव पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रितेश मोहरे बीजेपी प्रवक्ता, हेमा साहू कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता हेमा साहू से करेंगे। हेमा जी, कांग्रेस इस बार कह रही है, हालांकि चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया है तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस कह रही इस बार 75 पार। ये हौसले का, इस जज्बे का कारण क्या है? और सभी को लोकतंत्र के जो पर्व आ रहा है उसके लिए अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। और जो भरोसा, मतलब हमारी पार्टी ने जो 75 पार का नारा दिया है उसके पीछे भरोसा सारी जनता का है, क्योंकि हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो जनहितकारी कार्य किए हैं उन्हीं के बलबूते पे आज हम ये कहने पे सक्षम हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं कि हम ये जो 75 पार का नारा दिए हैं वो 75 पार के आगे 80-85 तक भी जाएगा। इसका हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि लगातार जब से भूपेश जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, जिस दिन हमने शपथ ग्रहण किया था उसी दिन किसानों के कर्ज माफी का सबसे पहला काम किया था। तो जो निरंतर आज जनहितकारी कार्यों में लगे हुए हैं, तो ये जो हमारा नारा है 75 पार का, उस पे हमें अपने पार्टी के जो क्रियाकलाप के जो जनहितकारी कार्य है उसके भरोसे पे ही हम कह रहे हैं कि अब की बार 75 पार, और जरूर ही हम इस नारे को पूर्णता में लाएंगे और 75 पार की जो संख्या है उसको प्राप्त करेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी पार्टियां ऐसा सोचती हैं, आप भी ऐसा सोच रही हैं, आपकी पार्टी भी ऐसा सोच रही है। रितेश मोहरे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हम आपके पास आना चाहेंगे। सत्ता से उखाड़ फेंकने के सपने देखे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, कैसे? तारीखों का ऐलान हो गया है, स्वागत भी हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कवायद भी बीजेपी करना चाहती है, कैसे करेगी? जी की सरकार आई है, हम सब जानते हैं, पर छत्तीसगढ़ जानता है कि गंगा जल की झूठी कसम खा करके इस प्रदेश के अंदर भूपेश सरकार आई है और पूरे युवाओं को, चाहे किसानों को हो, चाहे आम जनता को हो, गरीब किसानों को हो, और ऐसे कई सारे वादा करके छत्तीसगढ़ में आई है, जिसका छत्तीसगढ़ में आज आप अगर सर्वे करा लेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस सरकार बदलाव की ओर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। आज हमारी लिस्ट 64 लोगों की आई, इसके कल 21 की सीट आई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में निश्चित रूप से बनेगी और जनता मन बना चुकी है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हो, चाहे हम लोग अभी लगातार हर प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हो या नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से भी युवाओं का जो मन है पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस से मन सबका उठ चुका है, किसान भी आज बहुत ज्यादा नाराज है। चलिए, और इसी सहारे आप सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात बीजेपी कर रही है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है, तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनावी समर की पूरी तरह से तारीखें तय हो गई हैं, अब लड़ाई शेष है, लेकिन उससे पहले मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जाएगा। तारीखों के ऐलान के बाद ये दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से अब सज रही हैं? देखिए, दोनों ही छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहता है। बीच में जितनी ताकत बनने की कोशिशें होती है
लेकिन वो अभी तक फलीभूत हुआ नहीं है। तो इस बार भी जो अभी तक के माहौल दिख रहे हैं उसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होना है। कुछ चीजों पर आपकी स्थिति थोड़ी मजबूत रहेगी, कुछ चीजों पर बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी मजबूत, और कुछ चीजों पर जो सब आदिवासी समाज का एक नई पार्टी बनी है उस स्थिति कुछ चीजों पर रहेगी। लेकिन ये वोट काटने जैसी स्थिति रहेगी। कुछ चीजों पर संभव है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर कमजोर रहेंगे और वहां पर बगावत की स्थिति दोनों पार्टियों में बने, तो कहीं पे आपकी और कहीं पे बहुजन समाज पार्टी की और कहीं पे जो सर्व आदिवासी समाज की पार्टी है उसकी कहीं स्थिति एक दो सीटों की बन सकती है। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जहां तक आपने बोला कि रंग किस तरीके से बदल रहा है, तो दोनों ही पहले से ही तैयारी लगातार तैयारी कर रही थी। कांग्रेस की तरफ से कई सारे ऐलान किए जा चुके हैं, चाहे बड़ों में सम्मेलन हो, विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हो, संभाग स्तरीय सम्मेलन हो, वो कांग्रेस कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी बैठकों के बाद जो है परिवर्तन यात्रा निकाली जा चुकी है, जो कि पूरे प्रदेश में संपन्न हो चुकी है। नरेंद्र मोदी पीएम की सभाएं रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में हो चुकी है। अभी जगदलपुर में उनकी सभाएं थी, तो सभी संभागों में उनकी सभाएं हो चुकी है। गृहमंत्री यहाँ पर आ चुकी है। तो दोनों ही पार्टियां पहले से ही ताकत के साथ मैदान में है। और अब जबकि पहले चरण के चुनाव के लिए और दूसरे चरण के चुनाव के लिए पहले चरण के लिए तो 1 महीने की शेष नहीं है और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा। तो दोनों ही चरण के लिए अब पूरी ताकत के साथ दोनों ही पार्टियां उभरेगी। बीजेपी थोड़ी सी लीड लेती हुई इस रूप में हो रही है कि उन्होंने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है। 90 में से 50 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो टिकट वितरण के लिहाज से बीजेपी ने आगे लीड ली है। कांग्रेस में थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस में देखिए 70 के पार 71 विधायक थे, अभी तो और ज्यादा हो गए। तो ये विधायकों को सिटिंग विधायकों का टिकट काटना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और सिटिंग विधायक के खिलाफ ही इनकम्बेंसी सरकार की तुलना में ज्यादा है। तो ये चुनौती से कांग्रेस जूझ रही है और यही वजह है कि कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश प्रभारी थी हैं, उन्होंने 6 तारीख को कहा था 6 दिसंबर को हमारी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन अब जबकि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी टिकट जारी नहीं हुई है। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब टिकट जैसे ही जारी होगा उसके बाद मैदान में सब लोग आएंगे। एक स्थिति जो बनेगी वो बनेगी आपको चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद। छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो धान का समर्थन मूल्य का मुद्दा। अगर बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में धान के समर्थन मूल्य का कोई विकल्प ले आती है तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में चूंकि वैसे भी नेक टू नेक फाइट रहता है, पिछले लगातार चुनावों को आप देखें तो बहुत ज्यादा अंतर वोटों का रहता नहीं है और बीजेपी में। तो अगर धान का समर्थन मूल्य का विकल्प बीजेपी दे देती है तो फाइट बहुत नजदीकी हो जाएगा और फिर सरकार कौन बनाएगा ये कहना जरा मुश्किल होगा। लेकिन अभी उस जी विकल्प नहीं देती है तो फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हेमा साहू जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। बीजेपी एक महीने में आपसे आगे निकली हुई है। तारीखों के ऐलान के बाद उसने दूसरी लिस्ट जारी कर दी छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवारों की, और पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कारण बता सकती हैं क्या कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सिटिंग विधायकों का टिकट काटना, जैसा कि डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि टिकट काटना बड़ा मुश्किल और बड़ा चुनौती है कांग्रेस के लिए,
तो क्या कुछ अंदर खाने कुछ पक रहा है इसलिए देरी हो रही है, या देरी का कुछ और ही कारण है? देखिए, देरी का क्या कारण है ये तो आपको 15-16 तारीख को पता चल ही जाएगा। और रही बात की टिकट काटने की, तो जो काबिल व्यक्ति है उसको तो टिकट मिलेगा ही, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो या ना हो, या जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनको जनता चाह रही है, उनको पुनः टिकट दिया ही जाएगा पार्टी की तरफ से। और जरूरी नहीं है कि अगर हमारी विपक्षी पार्टी अगर पहले टिकटों की घोषणा कर दे तो हम भी उनके जैसे ही करें। हमारे अपने नीति नियम है, हम उसके हिसाब से करेंगे। और पार्टी के जो एनालिसिस के बेस पे ही कि हमको, क्योंकि हमारी जो जनता है उनकी इच्छा क्या है, उन सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी होंगे वो घोषित किए जाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जनता को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, उनको ऐसा न लगे कि हम हमारे मनचाहे प्रतिनिधि हमारे सामने नहीं है, या उनको अगर लग रहा है कि प्रत्याशी चेंज करना है तो बिल्कुल किया जाएगा। हर चीज यहाँ पे हम जनता के लिए कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे हमारे मतलब अच्छी चीजों को लाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। कहीं पे भी उनको निराशा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये टोह लिया जा रहा है अभी भी कांग्रेस जो है ये टोह ले रही है कि कौन से प्रत्याशी अच्छे हैं, किन की पैठ अभी ज्यादा अच्छी है। तो अभी इस पर डिसाइड नहीं हो पाया है, बार बार उस पर मतलब चर्चा। सारे अच्छे हैं, प्रत्याशी सारे अच्छे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे हीरे हैं तो उसमें कोहिनूर हीरा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कोहिनूर हीरे की सर्चिंग चल रही है, तो आपको कोहिनूर हीरा जरूर मिलेगा, आप देख लीजिए। और तो आप कहना क्या चाह रही हैं कि ढेर सारे हीरे बीजेपी के पास नहीं थे इसलिए वो जल्दी जारी कर दी, या डुप्लीकेट हीरे थे कि चलिए इसलिए जल्दी जारी कर रहे हैं? उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इसलिए वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ राज्य में इतने जो वरिष्ठ नेता हैं, जहाँ से इतने सारे आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिए, एक आपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया यहाँ। ये तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान है कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से, कि एक छत्तीसगढ़ से एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए वो। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। रितेश मोहरे जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। आपने जल्दी नाम जारी कर दिया तो आपके पास हीरे ज्यादा नहीं है, इसलिए जो हीरे चमक रहे थे उसी का नाम आपने जारी कर दिया। कांग्रेस के पास बहुत से हीरे हैं इसलिए छांटने में दिक्कत हो रही है, इसलिए लेट हुआ। तो आप बता दीजिए, जल्दी जारी करने का जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी, नाम थे, जल्दी जारी करने का कारण क्या है? हेमा जी ने तो बता दिया। हेमा जी जो बोल रही है उनकी बात उनके तरफ उनके तर्क हो सकते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लगातार काम कर रही है। और कांग्रेस सरकार की लगातार जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे गौठान के घोटाले हो, चाहे गोबर घोटाला हो, ऐसे लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मैदानी इलाके में काम कर रहा था, जिसको देखते हुए हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री ओम माथुर जी, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन जी, मानसुख मांडविया जी, ऐसे तमाम हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व को ध्यान दे रहा था कि लगातार इस प्रकार के कामों के कारण हमको प्रत्याशी इसलिए मैदान में उतारना पड़ा कि हम जीत की ओर सुनिश्चित है और जनता और कार्यकर्ता उत्साहित है कि नामों की घोषणा जल्दी की जाए ताकि हम चुनाव में मोड़ पे आ सके और चुनाव हम जीत सके। मैं आज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 21 नामों की घोषणा की, आज 64 नामों की घोषणा की, और आपके चैनल के माध्यम से और भी ऐसे कई चैनलों के माध्यम से सर्वे सूची के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आज 60 से ऊपर सीट लाने की ओर तत्पर है। और निश्चित रूप से जो 7 नवंबर और 17 नवंबर को जो मतदान होगा और 3 दिसंबर को जब मतदान का रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा और यह भ्रष्टाचारी सरकार उखाड़ करके फेंका जाएगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, आपने दोनों मेहमानों को सुना और जाना कि प्रत्याशियों की लिस्ट में देरी क्यों और प्रत्याशियों की लिस्ट में जल्दबाजी क्यों। क्या लगता है आपको? देखिए, कह रही थी हेमा जी जो कह रही है वो पार्टी का प्रचार कर रही है, उनका धर्म है, लेकिन अगर यही हीरे तबादले की बात रहती तो फिर जो प्रदेश प्रभारी हैं वो कहती कि 6 सितंबर को हम पहली लिस्ट जारी कर देंगे, और प्रदेश प्रभारी द्वारा 6 सितंबर के जारी करने की घोषणा के बाद अगर आज 9 अक्टूबर हो रहा है, 9
अक्टूबर तक अगर घोषणा नहीं हो पा रही है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कहीं न कहीं नामों पर सहमति नहीं बन रही है, कहीं न कहीं बड़े नेताओं में सहमति नहीं बन रही है, कहीं न कहीं सभी बड़े नेता मिल करके पैनल तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ये प्रक्रिया क्या होती है, जो उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, प्रक्रिया ये होती है पहले ब्लॉक लेवल से आता है, जिला लेवल से उसको प्रदेश चुनाव समिति को भेजा जाता है, प्रदेश समिति उस पर मंथन करती है और प्रदेश चुनाव समिति नामों का पैनल बना करके और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी को देती है। फिर स्क्रीनिंग कमेटी वो फाइनल पैनल बना करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को देती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के वो नामों का करके जारी करती है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में पहले जो प्रदेश चुनाव समिति है उसी में सभी नेता नामों पर पैनल से सहमत नहीं हो पा रहे थे। अब वहां जब सहमत हो गए उसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी तो स्क्रीनिंग कमेटी ने उसको वापस लौटा दिया, कहा कि भैया ऐसे नहीं आप पैनल बना करके भेजो। फिर पैनल पे सभी लोगों में सहमति नहीं हो पा रही थी। अभी दो दिन पहले बैठक हुई मुख्यमंत्री निवास में, तब वो पैनल बना करके स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी अब उसको भेज रही है सेंट्रल कमेटी को और सेंट्रल कमेटी की 13 तारीख को बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस पार्टी की। तो 13 के बाद कभी भी ये जारी हो सकती है क्योंकि 13 तारीख से जो पहले विधानसभा चुनाव जहाँ होने हैं उसका नामांकन भी 13 तारीख से शुरू हो रहा है। तो कांग्रेस को अब तो जारी करना ही पड़ेगा, लेकिन एक वजह नहीं है कि जो हीरे की तलाश हो रही है ये नहीं हो रहा है, वजह यह है कि कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। हेमा जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रितेश मोहरे जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर। जी मैं जो साहू जी मैडम ने जो कहा है कि हीरे हैं उनके पास, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास कौन से हीरे हैं। कोल घोटाले में नाम आए देवेंद्र यादव जी के कि जो बिलाईगढ़ के विधायक है, या फिर ऐसे इनके जो तमाम जो IAS अधिकारी है जो ईडी के मामले में आज जेल में बंद है, क्या वो जनता जानती कि हमारे पैसे को लूट करके इन्होंने बड़े बड़े घोटाले की अपनी जेबें और रिश्तेदारों को नौकरी लगाने का काम किया, चाहे वो PSC का घोटाला हो, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे गोबर का घोटाला हो। तमाम प्रकार में आज पूरे देश में देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नंबर 1 घोटालेबाजी में उनके नाम आता है। तो किस मुंह से ये अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे? इनके ऊपर तो खुद इनके मुख्यमंत्री आला कमान का भरोसा टूट चुका है। तो ये किस मुंह से अपना और क्या चेहरा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, पूछना चाहता हूँ। जी हेमा जी जवाब दीजिए। घोटालों की बात बीजेपी वाले ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके घोटाले इतने ज्यादा थे कि 15 साल जो उन्होंने छत्तीसगढ़ पे राज करके जो घोटालों से 15 साल में क्या हुआ उस पे आप आ जाइए। आज आपकी सरकार लूट लिया है उसकी लिस्ट अगर बोले तो आज आपके द्वारा सरकार में 36,000 करोड़ का नान घोटाला था। आप सुनिए 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, आम 6,000 करोड़ का गरीब किसान पूछ रहा है। खरीदी में 300 करोड़ का घोटाला। इवन इनके जो एक केदार कश्यप मंत्री थे उनकी पत्नी की जगह सरकार में दूसरा एग्जाम दे रहा था। तो आप कराइए बिल्कुल। जो लोग खुद घोटालों पे राज कर रहे थे, घोटालों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार घोटाले की बात की पूर्ववर्ती सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं उठा रहे हैं। जेल में बंद क्यों नहीं किए, मैं पूछना चाहता हूँ। वो हमारे मुख्यमंत्री दामन में दाग है तो दूसरों पर नहीं लगाया करते। भूपेश बघेल जी कुछ बेदाग साबित करके बताए। और उनके जो घोटाले हैं वो यहीं पे बंद नहीं होते। नसबंदी घोटाला भी था, एक आग छोड़वा घोटाला भी था। आप सोचिए कि जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जीना दुश्वार कर दिया था, वो आज हम पे आरोप लगा रहे हैं। तमाम जितने भी सरकारी एजेंसियों के पास सबूत है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार महिलाओं का पीड़न हो रहा है। परसों जशपुर में 2 बालिकाओं के साथ बलात्कार हो जाता है। क्या इस पे सरकार चुप रहती है? ये कहाँ तक न्याय संगत है, बताइए। न्याय संगत आप अपने सरकार के हुए घोटालों पर बताइए कि वो कहाँ तक न्याय संगत था। अवैध पेड़ कटाई तो मैं बोल रहा हूँ अगर घोटाले हुए थे तो न्यायिक जांच क्यों नहीं किए? न्यायिक जांच करते हुए उस पे दोषियों को सजा देते क्यों नहीं हुआ अभी तक? केवल आरोप लगाने से नहीं होता। आज केंद्रीय जांच एजेंसियां आज छत्तीसगढ़ के अंदर आ रही है
और केंद्र में सिर्फ शराब घोटाले में 2000 करोड़ का घोटाला पाया जाता और ईडी के द्वारा ऐसे कईयों के घरों से भर भर के पैसा निकलना, इस पर आप क्या कहेंगे? जनता को क्या जवाब देगी आपकी सरकार? जो प्रिय व्यक्ति या निजी सचिव है या भूपेश सरकार में जो बहुत अच्छा काम करे, उनके ऊपर वो कार्यवाही कर रही है। क्यों उन्होंने युवा प्रदेश का देख रहा है इस प्रकार से उनके हक को मार करके पीएससी में कांग्रेस के रिश्तेदार और तामल सोनवानी के बेटे का चयन होना और हाईकोर्ट के द्वारा जिसकी नियुक्ति हुई है उनको रोका जाना, कहीं न कहीं प्रदेश सरकार जो पक्षपाती होता है और छत्तीसगढ़ में आज की साथ देख रही है। चलिए ठीक है, हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर जी, जैसा कि घोटालों की बात हो रही है, एक बात तो रितेश मोहरे जी ने एक बात सही कही है कि अगर इनके सरकार में घोटाले हुए हैं तो लगभग 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, तो इस पे जांच होनी चाहिए थी और घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए था, दोषियों को जेल होनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार थी, इस तरह के घोटाले जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के घोटाले की, उस पर जांच हुई है क्या? देखिए, एक मिलाकर के घोटालों पे पिछले 15 साल की घोटालों की अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, सत्ता में गलती हुई तो ये थोड़ा सा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इन घोटालों का पर्दाफाश करें। पूरी मशीनरी आपके पास है, पूरी एजेंसियां आपके पास है, तो आप जो है उन घोटालों को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन घोटालों में जो संलिप्त लोग हैं उनको जेल के शिक्षों की छुट्टी कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। अगर वो नहीं हुई और आप केवल ये कहेंगे कि आप इतने सारे घोटाले करते रहे हैं, इतने सारे घोटालों का आरोप है, तो वो दरअसल जनता नहीं है, उसको सिर्फ ये कहना जाएगा कि आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं तो आप काउंटर में, और ये राजनीति का जो मौजूदा राजनीति है उसका एक सारी पार्टियां यही करती है। अगर कांग्रेस कुछ सवाल उठाएगी तो बीजेपी उनका 65 साल 70 साल का पूरा इतिहास गिनाएगी और कहेगी कि आपने ये घोटाला किया, ये घोटाला किया, ये घोटाला किया। अगर कांग्रेस कोई सवाल उठाती है तो बीजेपी एक तरह से कहती है, और बीजेपी कोई सवाल उठाती है तो कांग्रेस उनका घोटाले सामने रखती है। जवाब दरअसल कोई नहीं देना चाहती और राजनीतिक रूप से एक दूसरे को काउंटर करने के लिए घोटाले का जवाब घोटाले के साथ किया, अपने घोटाले का कोई जवाब नहीं देंगे, दूसरे का घोटाला सामने बताएंगे। तो ये एक तरीके से राजनीतिक रूप से बचने का उपाय होता है और कोई है नहीं। और यही वजह है कि जनता के लिए अब जो है घोटाले और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा चुनावी रूप से अब रह नहीं गया है। जनता जानती है कि अगर जो सत्ता में रहेगा वो घोटाला करेगा, वो इस तरह से भ्रष्टाचार करेगा, और यही वजह है कि अब राजनीति में ये बहुत बड़ा मुद्दा रह नहीं गया है। लेकिन चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस की मजबूरी है कि वो 15 साल के घोटालों की बात करेगी, बीजेपी 5 साल के घोटाले की बात करेगी। बीजेपी ने भी बाकायदा पे करके एक ऐप बनाया है जिसमें 5 साल के तमाम घोटालों का जिक्र किया है, उसका वीडियो बना करके डाला है। तो उसका काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है कि कांग्रेस 15 साल की बात नहीं करेगी। चलिए ठीक है, अब चूंकि समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब चुनावी समर में सभी पार्टियां अपने अपने महारथियों के साथ उतर भी चुकी हैं, कुछ उतारने वाली हैं। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोपों के बीच किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।